दोस्तों नमस्कार। बहुत तालियां बजाई थी आपने जब यह ऐलान हुआ था कि ब्लैक मनी बाहर से लाएंगे और 15 लाख रुपए आपके खाते में जमा कर देंगे। उसके बाद आप निराश हो गए। ब्लैक मनी आ नहीं रही है या आपके खाते में 15 लाख रुपए जा नहीं रहे हैं। तो हम आपको एक नई उम्मीद जगाते हैं। 2024 के चुनाव तक इस देश में जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा वो ऐलान कर सकता है कि ब्लैक मनी हम बाहर से लाएंगे और आपके खाते में 15 नहीं 25 लाख रुपए डाल देंगे। क्योंकि 2013-14 में जो भी कयास लगाए जा रहे थे कि दुनिया के अलग अलग देशों के बैंकों में भारतीयों का जितना पैसा जमा है, चाहे वो टैक्स चोरी का हो, चाहे वो काले धन के तौर पर हो, उसकी तादाद इस दौर में बढ़ चुकी है और इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और इतनी बड़ी तादाद में ब्लैक मनी को दुनिया के अलग अलग देशों में शामिल करने वाले लोगों की कतार है कि उस कतार के कई लोग इस देश को छोड़कर भाग गए। कुछ इसी देश में रहते हैं। जो टैक्स चुराते हैं और बाहर पैसा लगाते हैं उसमें इस देश के नामी गिरामी लोग भी हैं। एक के बाद एक 2014 के बाद से या 2014 के पहले से ब्लैक मनी को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों ने जो भी लिस्ट भारत सरकार को सौंपी, क्या आपने कभी किसी का नाम सुना है? क्या आपने इसको जानने की कोशिश भी की है कि वो कौन शख्स है, उसकी कितनी संपत्ति है जो बाहर के बैंकों में जमा है, बाहर के अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट में अलग अलग कंपनियों के जरिए भारत में टैक्स चोरी के नाम पर और ब्लैक मनी को छुपाने के लिए टैक्स हेवन के तौर पर दुनिया के जहां जहां बैंकों में पैसा जमा है वह पैसा क्यों नहीं आ पाता है? तो 15 लाख नहीं 25 लाख लेने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो हम सूची आपके सामने रख रहे हैं हो सकता है उसके सुनने के बाद आपके भीतर गुस्सा भर जाए। आप यह कहने लगे इस देश की जांच एजेंसी जांच नहीं करती है। आप यह भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया वो बातें क्या हवा हवाई हो गई। आप यह भी कह सकते हैं 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही उसने एक एसआईटी बनाई थी ब्लैक मनी को लेकर, लेकिन उसके बाद कोई नाम क्यों नहीं आ पाया? उसका सच यह है कि इस देश के भीतर में लगभग 8000 लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कॉरपोरेट से जुड़े हुए हैं, जो कारोबारी हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं और उनके चेहरों को हर कोई पहचानता है। वो भारत के सिस्टम का हिस्सा भी हैं और उनका पैसा दुनिया के अलग अलग बैंकों में अलग अलग प्रतिष्ठानों में लगा हुआ है। और उसका आकलन करने की स्थिति में आज हम आपके साथ दस्तावेज लेकर बैठे हैं। पहले तो हम आपको यह बता दें कि दरअसल 2008 में पहली बार जब लिंचस्टाइन बैंक पेपर निकल कर आया था तो बीजेपी ने बड़ा शोर मचाया था। मनमोहन सिंह सरकार नामों को छुपा रही है। हम इन नामों को छुपाने नहीं देंगे। और याद कीजिएगा तो 2009 के चुनाव में भी यह कहा गया था कि ब्लैक मनी वालों को मनमोहन सिंह सरकार छुपा लेती है। फिर 2010 में विकिलीक्स आया। विकिलीक्स में जिन लोगों के नाम थे उसमें पॉलिटिशियंस के 30 ऐसे नाम थे जो इस देश के राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी और छत्रपों की कतार में ऐसे ऐसे चेहरे थे जो आज भी हैं, लेकिन उन पर कभी किसी ने हाथ नहीं डाला, वो नाम निकलकर सामने आए नहीं। फिर कहा गया 2014 के चुनाव के वक्त में हम सारे नाम सामने लेकर आ जाएंगे, मनमोहन सरकार नहीं बताती है। 2011 में HSBC पेपर्स निकल कर आए, फिर कोई नाम नहीं बताया गया। 2014 में ऑफशोर जो दुनिया के अलग अलग टैक्स हेवन वाली जगह है वहां पर कितने भारतीयों का पैसा है इसकी भी जानकारी निकल कर आई। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार तो कुछ बताती नहीं थी। कहती थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे दी है और अभी हम उन देशों के साथ समझौता करना चाह रहे हैं जहां पर इन नामों को बताएंगे तो फिर उसके बाद उन पैसे को ला भी सके। लेकिन सवाल है उसके समानांतर बीजेपी तो पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक शोर मचा रही थी, हम आएंगे तो देखिए उसके बाद पैसा एक एक आ जाएगा और आपके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। तो यह सारी चीजें क्यों नहीं निकल कर आई, आपके जहन में पहला सवाल होगा। और दूसरा सवाल इसके आगे का शुरू होता है। 2014 में लग्जमबर्ग लीक्स निकल कर आया, उसका पैसा किसके पास था किसी ने नहीं बताया, कौन लोग थे नहीं बताया गया। 2015 में स्विस लीक, स्विस बैंक में जिनका पैसा था वह भी नाम निकल कर आए। 2016 में बहमास लीक्स निकल कर आया,
उसकी भी जानकारी सरकार ने नहीं दी। उसके बाद पनामा पेपर निकल के आया, फिर सरकार ने क्या कार्रवाई की, उन पैसों का क्या किया, नहीं बताया। उसके बाद पैराडाइज पेपर 2017 में निकल कर आया, फिर सरकार ने नहीं बताया। और पिछले दिनों यानी 2021 में पंडोरा पेपर निकल कर आए। यह सारी परिस्थिति इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि तब से लेकर अब तक यानी बीते 12 साल के भीतर में लगभग 10 पेपर जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीयों के नामों के साथ आए, जब उन लिस्टों को लेकर जो भी जानकारी, चाहे वो लिंचस्टाइन की हो, विकिलीक्स की हो, ऑफशोर की हो, स्विस लीक्स की हो, बहमास की हो, पनामा की हो, पैराडाइज की हो, या फिर मौजूदा वक्त में पंडोरा की हो, तकरीबन 8,000 भारतीयों के नाम उसमें मौजूद हैं। इन 8,000 भारतीयों के ऊपर जो टेंटेटिव जानकारी दी गई, बाकियों की जानकारी अलग है। स्विस बैंक में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन इनके बारे में जानकारी निकल कर आई, अगर सारे पैसे को मिला दीजिएगा तो ये 50 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएंगे। 2014 में लौट जाइएगा तो आपके जहन में फिर यह सवाल आएगा, उस समय भी तो रकम कुछ ऐसी ही बताई जाती थी। अडवाणी जी कहते थे 20 लाख करोड़, सीबीआई के डायरेक्टर कहते थे 50 लाख करोड़, बीजेपी कहती थी 30 लाख करोड़, हर कोई अपने अपने हिसाब से बता रहा था, लेकिन वो आंकड़ा 50 लाख करोड़ तक गया था। आज की तारीख में सिर्फ इन 8,000 भारतीयों के ऊपर 50 लाख करोड़ जो हैं, उसमें सबसे मुख्य नाम जो मौजूदा वक्त में भारत के कॉरपोरेट में, भारत की सेलिब्रिटी के तौर पर, भारत के नेताओं की फहरिस्त में, भारत के कारोबारियों में, इसमें अगर देखना शुरू कीजिएगा तो लिंचस्टाइन पेपर में तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए फंसे हुए थे। और उसमें जो लोगों के नाम थे, उसमें तमाम नामों से हटकर 26 ऐसे इंडिविजुअल थे जिनकी राजनीतिक पहचान और कॉरपोरेट पहचान आज भी है। 12 ट्रस्ट थे, जिसमें से 8 ट्रस्ट आज भी भारत की राजनीतिक सत्ता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विकिलीक्स में 985 लोगों का नाम और इन 985 लोगों के जरिए तकरीबन 12 लाख करोड़ का जिक्र था, जो स्विस बैंक में भी पैसा रखा गया था। बहमास पेपर में 475 लोगों का नाम जो 2016 में निकल कर आया। जो HSBC में था उसमें 1100 भारतीयों के नाम थे। पनामा पेपर में 500 लोगों के नाम थे। पैराडाइज पेपर में 714 लोगों के नाम थे। और कुछ दिनों पहले जो पेंडोरा पेपर आया है उसमें 300 लोगों के नाम है। सवाल यह है, भारत के भीतर ऐसे ऐसे लोगों के नाम इस पंडोरा पेपर में जब आए तो पुरानी चीजों को टटोलने की इच्छा हो गई, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत के वैसे लोग जो हैं अपने आप को भारत में दिवालिया घोषित कर चुके हैं। मसलन अनिल अंबानी, उनका नाम भी पेंडोरा पेपर में है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने कितने करोड़ खरबों खपाए हुए हैं। भारत में जिसको भारत रत्न मिल गया, सचिन तेंदुलकर, उनका और उनके परिजनों का नाम भी है। कितना पैसा उन्होंने टैक्स से बचाने के लिए बाहर दे दिया। यानी जिनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे तरीके से इस देश में सम्मानित किया गया, उसको भी इस देश में टैक्स बचाने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखिएगा तो देश के टॉप मोस्ट जो रईस लोग हैं उसमें एक नाम विनोद अडानी का भी है। जी, उस अडानी के भाई हैं ये, और देश के टॉप मोस्ट 10 रईसों में, और इनकी नेटवर्थ इस दौर में बढ़ी है, उनका नाम भी शामिल है। सवाल सबसे बड़ा यह हो चला है, क्या यह कह के चुप रहा जा सकता है जब इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर से लोग बाहर पैसा भेज देते हैं, यहां पर टैक्स चोरी करते हैं, उस देश में जो एक गरीब देश के ये लोग रईस लोग हैं। इस देश में वाकई 80 करोड़ लोगों के घर में 2 वक्त चूल्हा नहीं जलता है। सरकार को मुफ्त में अनाज बांटना पड़ता है। रोजगार की स्थिति नाजुक हो चली है, फिर भी इस देश में और इसी देश की कमाई से हम दुनिया के दूसरे देशों में अपनी संपत्ति को बढ़ाने की दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। क्या यह राजद्रोह नहीं है? क्या यह जनद्रोह नहीं है? क्या यह जनता और देश के साथ किसी भी रूप में आपको नहीं लगता है कि दगाबाजी की गई है? या सिर्फ यह आर्थिक अपराध है? और आर्थिक अपराध की फहरिस्त में इस देश के भीतर में सीबीआई ने जब कहा ईडी जांच करे, आईटी जांच करे, आरबीआई जांच करे, सेबी जांच करे, तमाम जांचों की पूरी प्रक्रिया में एक भी नाम इस दौर में निकलकर क्यों नहीं आता है? और अब 15 लाख से 25 लाख की परिस्थिति देश में अगला जो प्रधानमंत्री बने वो नारा लगा सकता है, हम लेकर आएंगे, हम देंगे, और उसके बाद फिर आप तालियां बजाइएगा। क्योंकि इन पेपरों को देखने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि कॉरपोरेट से जुड़े हुए 128 लोग इस दौर में जिनके नाम थे वह भाग गए इस देश को छोड़कर। उसमें नीरव मोदी भी है, उसमें विजय माल्या भी है,
उसमें मेहुल चौकसी भी है, उसमें वो तमाम नाम हैं जो अलग अलग तरीके से छोड़कर चले गए। और इसका एक अलग किस्सा है कि इन्होंने इस देश को ना सिर्फ चूना लगाया राजस्व का, बल्कि इस देश की पूंजी को कर्ज के तौर पर लेकर भी भाग गए। और उनके कर्ज पर लिपापोती करने के लिए सरकार ने रिटर्न ऑफ करने की परिस्थितियां पैदा की और इस देश में तकरीबन 18 लाख करोड़ रुपया जो बैंकों से निकला, उसमें लगभग 9 से 10 लाख करोड़ पर सरकार रिटर्न ऑफ करते हुए, लिपापोती करते हुए किताब से उन नामों को हटाती चली गई और इसीलिए बैंक मर्जर की परिस्थितियां शुरू हुई। लेकिन आज तो जिक्र उस ब्लैक मनी का हम आपसे कर रहे हैं। इस दौर में कॉरपोरेट के 128 लोग, 132 कारोबारी, 80 सेलिब्रिटी जो अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी पहचान थी, और पॉलिटिशियंस की खासियत यह है कि यह हर पॉलिटिकल पार्टी में है, नेशनल हो या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो। और ना सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज में जिन नामों का जिक्र है वो उत्तर प्रदेश के छत्रप हैं, वो बिहार के छत्रप हैं, वो तमिलनाडु के छत्रप हैं, वो तेलंगाना के छत्रप हैं, वो आंध्र प्रदेश के छत्रप हैं, वो महाराष्ट्र के छत्रप हैं। इन छत्रपों की पॉलिटिकल पार्टीज का नाम इस फहरिस्त में बार बार निकल कर आया, जो हमने 10 नाम आपके सामने पढ़ दिए, जो 2008 से लिंचेस्टाइन पेपर से निकलकर पंडोरा पेपर के तौर पर इस देश में लगातार आते चला गया। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास जानकारी नहीं है, ऐसा भी नहीं है सरकार उन नामों को नहीं जानती है, ऐसा भी नहीं है कि उन नामों के साथ कितनी रकम बाहर लगी हुई है यह भी नहीं जानती है। लेकिन भारत में राजनीति सबसे ताकतवर नहीं, सबसे पूंजीपति के तौर पर होती है। तो क्यों नहीं इस राजनीति का लाभ उठाया जाए और उन नामों पर नकेल कसने के लिए कि वह खामोशी बरते, अन्यथा कल उन्हें जेल में कानून डाल देगा, तो यह बार्गेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए। शायद इसीलिए हर दरवाजे पर ईडी नजर आएगी, हर दरवाजे पर आईटी नजर आएगा, हर जगह पर सीबीआई का नोटिस आपको दिखाई देगा जो कंपनी चला रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में अब जब एनसीबी भी सक्रिय हुआ है, जो नैर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसके मातहत जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल है, उससे जुड़े हुए जो 128 कॉरपोरेट और 132 जो कारोबारी हैं, उनका जो हमने जिक्र किया, उनका नाम भी कहीं ना कहीं ईडी और एनसीबी की सूची में आता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करके इस देश से बाहर भाग गए। सरकार उनके पैसे को क्यों नहीं ला पाई, उनके नामों को सार्वजनिक तौर पर उजागर क्यों नहीं कर पाई? सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे ही बने और एसआईटी बनाई, तो उसके बाद एक कमिटी बनाई थी जिसमें इस देश के 12 जांच एजेंसीज के तौर पर जो काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट अपने तौर पर वहां पर योगदान दे रहा था। उसके बावजूद भी बीते 7 बरस में कोई नाम निकलकर क्यों नहीं आया? क्या यह सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इस देश के भीतर की रईसी, यानी इस गरीब देश में जो रईस लोग हैं, उनकी रईसी पर कोई आंच ना आए? क्योंकि अतः पैसा भारतीय राजनीति में आया, अतः पॉलिटिकल फंडिंग भारतीय राजनीति में हुई, इतनी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इतनी रईसी इस देश के भीतर में होती चली गई कि उसका कोई आप हिसाब नहीं लगा सकते हैं। और अगर हिसाब लगाना भी चाहें तो आपको जानकर हैरत होगा कि जितना पैसा इस दौर में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास अज्ञात सोर्सों से भी आया, यानी उस सोर्स की जानकारी नहीं है, उसकी भी कीमत का जब आप एनालिसिस करना शुरू कीजिएगा तो वो हजारों करोड़ में है। यानी हम ब्लैक मनी पर नकेल भी नहीं कस पा रहे हैं और ब्लैक मनी को पॉलिटिकल फंड में तब्दील भी कर रहे हैं। और जो पूरा का पूरा हिस्सा जब बॉन्ड का आता है कि इस दौर में पॉलिटिकल बॉन्ड लगभग 7,000 करोड़ को पार कर गया, ये सारी चीजें निकल कर आती है, तो एक जानकारी आपको देती हैं। 2004 से लेकर 2013, यानी नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री ऐलान करने से ठीक पहले 2004 से 2013 तक इस देश के भीतर में 460 करोड़ रुपया पॉलिटिकल फंडिंग कॉरपोरेट के जरिए हुई। 460 करोड़ रुपए 10 साल में। और सिर्फ 2 साल में जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेंगे, यानी उनके प्राइम मिनिस्टरशिप का ऐलान हुआ 2013 से 2015 के बीच में 797, यानी 800 में 3 कम, इतने करोड़ यानी 797 करोड़ रुपया सिर्फ 2013 से 2015 के बीच में आ गया। और उसके बाद तो हिंदुस्तान बदल गया। आप अगर आजादी के बाद से चीजों को बांट कर देखना चाहते हैं तो हम आपको एक नया टिप देते हैं। 1952 में इलेक्शन से लेकर
1991 तक इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ, उस समय तक जितना पैसा इन 39 सालों में पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को मिला, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद 1996 से 2009 के बीच में, यानी इन 13 वर्षों में उतना पैसा मिल गया। और इन पैसों के बराबर सिर्फ 2014 के इलेक्शन में ही उतना पैसा आ गया। 2019 के चुनाव में इसके एट पार चले गए। जो लोग पैसा दे रहे हैं वो देश छोड़कर जा चुके हैं, उनकी कंपनीज देश में अपना कारोबार समेट चुकी है। क्या उन कंपनियों का भारत में अभी भी योगदान है? क्या सरकार की पॉलिसी अभी भी उन्हें रियायत देती है? क्या यह वाकई सच है कि पीएमओ के भीतर जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत में निवेश करना चाहते हैं, उसमें यही वो लोग हैं जो पैसा रोटेट करते हैं और फिर उसके बाद भारत में अपने कारोबार को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो मल्टीनेशनल के तमगे को लिए हुए कहते हैं कि विदेशी निवेश के साथ भारत को विकसित तौर पर देखना चाहते हैं, यहां पैसा लगा रहे हैं, भारत का बाजार खुला हुआ है, हम यहां पर इस रूप में चीजों को डेवलप करेंगे। तो वह रुपया जो बाहर जा रहा है, वो डॉलर जो आ रहा है भीतर, ये दोनों परिस्थिति तब सबसे ज्यादा मजबूत होती है जब कोई देश सबसे आर्थिक तौर पर कमजोर होता है। और डॉलर की स्थिति आज क्या है भारत के रुपए के मुकाबले, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर की उम्र को पार कर चुकी है। सवाल यह है सबसे बड़ा इस दौर में, जो तमाम पेपर्स निकल कर आए और जिन 8000 लोगों का जिक्र है इन पेपरों के जरिए, अलग अलग पेपर में अलग अलग नाम, उन नामों को लेकर सरकार ने पार्लियामेंट के भीतर 6 मौके ऐसे आए। 4 मौके तो जिस समय अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जीवित थे, उस समय वो पार्लियामेंट में बताते थे, और उसके बाद अब के दौर में जो बताया गया वह 2 बार बताया गया। हम ब्लैक मनी पर काम कर रहे हैं और हमसे ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है जिसने इस देश में ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए एसआईटी बना दी। लेकिन साहब, रिपोर्ट क्या आई? बंद लिफाफे में किनका नाम था जो मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपा, और आपने क्या उसको भी राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत यह कह दिया कि इस नामों को उजागर नहीं किया जा सकता है, या फिर यह कह दिया कि इस देश की इकोनॉमी में उस ब्लैक मनी का एक बड़ा योगदान होगा, और जब तक हम इसकी बात की पुष्टि ना कर लें कि वो पैसा सुरक्षित वे में भारत में कैसे आएगा, तब तक हम इन नामों को उजागर नहीं करेंगे, अन्यथा वो भाग जाएंगे। कमोवेश ऐसे ही तर्क दिए जाते हैं जो पेगासस में भी दिए गए। नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, नेशनल इकोनॉमी का मसला है, हर चीज राष्ट्रीयता से चीजें जुड़ती चली गई। जब ये बातें जुड़ती चली गई तो फिर इन नामों पे और गौर कीजिए और इस बात को समझिए कि जो नामों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं उसमें इस देश की 6 ऐसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका योगदान भारतीय की राजनीति में बाखूबी रहा है और मौजूदा वक्त में खूब है। जो छत्रपों की तादाद है और उनके जरिए जो पैसा लेने का जिक्र है, उनकी तादाद भी इस दौर में कोई है। कमोवेश सबके चेहरे हैं, सबके पहचान है, सारी परिस्थितियों के साथ हैं। इस देश के भीतर में जो अज्ञात सोर्स से पैसा आता है वो कितना पैसा आएगा, जरा कल्पना कर सकते हैं। 14,651 करोड़ रुपए अज्ञात सोर्स से पैसा आ गया, यानी जो पैसा दे रहा है उसकी जानकारी कभी नहीं दी जा पाएगी। इलेक्शन कमीशन भी मांगता है पॉलिटिकल पार्टी से, यह अज्ञात सोर्स से पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा गया। यह कैसे संभव है कि कोई भी आदमी यह बताए नहीं कि जैसे वो भक्ति भाव में डूबा हुआ है और भगवान को अर्पण कर रहा है, इसी तरीके से वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहा है और कह रहा है मेरा नाम मत बताना, मेरा नाम मत बताना, या बताओगे भी तो तुम्हारे लिए बता देते हैं ये मेरा नाम है लेकिन मेरे नाम का कहीं जिक्र ना होगा। अज्ञात सोर्स से पैसा, और उसकी तादाद 14,651 करोड़ रुपए। सबसे बड़ा सवाल यह हो गया कि भारत की इकोनॉमी क्या इतनी डामाडोल हो गई इस दौर में जो ब्लैक मनी पर टिकी हुई है, या फिर सत्ताधारियों की रईसी भी इस दौर में ब्लैक मनी पर ही टिकी हुई है क्या? यकीनन हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी तादाद में कॉरपोरेट कारोबारी और सेलिब्रिटीज ने इसी दौर में भारत को छोड़ा है। सबसे ज्यादा पैसा इसी दौर में पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर आया है। जो खास तौर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड है उसमें तो देश की सीमा भी खत्म हो गई, बाहर के लोग भी पैसा लगा सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। क्या रुचि होगी समझ में नहीं आता है। जो टैक्स हेवन की कंट्रीज हैं वो ब्रिटेन में भी है, वो सिंगापुर में भी है, वो दुबई में भी है। ये तमाम जगहों पर भारत सरकार के अपने समझौते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश में जिसको मान सम्मान दिया जाता है वो टैक्स भुगतान से बचने के लिए किस तरीके से, यानी भारत के लोगों में क्या सहनशीलता है, विरोध नहीं हो पाता है, विरोध के स्वर नहीं है।
और यह सिर्फ वाकई आर्थिक अपराध नहीं है जब इन बात का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि यह जनद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि यकीनन इस देश के भीतर का सच यह है कि इस देश की पार्लियामेंट के भीतर में हर एक कुर्सी के बाद जो सांसद बैठा है वो दागी है, विधानसभाओं में हर एक कुर्सी के बाद दूसरा एमएलए बैठा है वो दागी है, और उसका जो पैसा है और उसकी जो संपत्ति और उसको जो बनाने की प्रक्रिया है वह तो एक रूप में हमको बैंक बैलेंस के तौर पर नजर आती है जो औसतन 5 बरस के भीतर में 100% बढ़ जाता है। जनता का सेवक का पैसा दुगना हो जाता है 5 साल के भीतर में, यह एवरेज है, कईयों का तो 500% तक बढ़ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम जब ये आते हैं कि बाहर भी पैसा लगाए हुए हैं, तो जरा कल्पना कीजिए कि वह 500% बढ़े पैसा या 5000% पैसा बढ़े, वो पैसा तो इसी देश का है, इसी की खनिज संपदा की लूट होगी, यहीं की पॉलिसी की लूट होगी, यहां पर ही नो एनओसी ना देने की परिस्थितियों की लूट होगी, और यही परिस्थिति का एक छोटा सा हिस्सा हमें लगता है आपको और जानना चाहिए। इस देश को चलाने के लिए टैक्स पेयर का जो पैसा लिया जाता है उसमें सबसे ज्यादा बड़ी रकम पेट्रोल और डीजल की है, यह हर कोई जानता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस वक्त पेट्रोल डीजल की कितनी कमाई इनको हो रही थी और आज की तारीख में कितनी? एक्साइज ड्यूटी से कल्पना कीजिए, जब मोदी सरकार, मनमोहन सिंह सरकार जा रही थी उस वक्त 72,160 करोड़ रुपए एक्साइज होता था, पूरे पेट्रोल डीजल का मिला के यह कमाई थी। लेकिन आज की तारीख में 2021 में यह 72,160 करोड़ एक्साइज ड्यूटी जो सरकार वसूलती है वो बढ़ते बढ़ते 3,90,000 करोड़ तक पहुंच गई। यानी कल्पना के परे है कि 72,000 से 3,90,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इसके पैरेलल में बार बार सेंटर कहती है स्टेट क्यों नहीं कम करता है। स्टेट गवर्नमेंट भी जब अगर 2013 में पहुंच जाइएगा उस समय स्टेट गवर्नमेंट 1,25,000 करोड़ रुपए वैट के जरिए या जो स्टेट को टैक्स मिलता है उसके जरिए वो कमाती थी पेट्रोल डीजल के जरिए, वह 1,25,00,000 करोड़ रुपए बढ़कर 2,00,000 करोड़ तक पहुंचा है, और यहां पर 72,000 करोड़ से बढ़कर 3,90,000 करोड़ तक पहुंचा है। सिर्फ इतना सच नहीं है, सबको इसमें कैसे शामिल कर लेना है, हमने सोचा कि जरा इसका ढांचा भी निकाला जाए। और आपको जानकर हैरत होगी, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं उसमें पता चला कि इस देश के भीतर में 60,799 पेट्रोल पंप हैं। अब उसमें यह मत सोचिएगा कि इंडियन ऑयल के पास 26,850 हैं, भारत पेट्रोलियम के पास 14,675 है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास 14,161 है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जो पेट्रोल पंप चलते हैं उन पेट्रोल पंप के मालिक कौन है। 60,799 पेट्रोल पंप में से जानकारी निकल कर आई कि लगभग 30,966 पेट्रोल पंप के मालिक जो हैं वह पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल परिवारों से जुड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जो हैं, उनके बेटे आशीष मिश्रा जो किसानों के ऊपर किस अहंकार में गाड़ी और किस तेवर के साथ गाड़ी से रौंचे चले गए, वह भी एक पेट्रोल पंप चलाते हैं। तो इस देश में पॉलिटिकल नेताओं के पास और उनके परिवारों के पास 30,966 पेट्रोल पंप हैं देश के कुल 60,799 पेट्रोल पंप में से। यह इस देश की राजनीति है। दूसरा हिस्सा इस देश का और भी भत्स है, उसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे, शराब को लेकर 2013 में यह जानकारी निकल कर आई कि आखिर कितना पैसा उस समय ये लोग वसूलते थे एक्साइज के जरिए। जानकारी आई कि लगभग 85,000 करोड़ रुपया एक्साइज के जरिए शराब से कमाई होती थी, लेकिन आज की तारीख में यह बढ़ते बढ़ते लगभग 3 लाख करोड़ हो गया है। अब कल्पना कर रहे हैं इस देश के भीतर में जहां पर एक वक्त का चूल्हा जला पाने की परिस्थिति ना हो, जहां सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में देने की परिस्थितियों को देख रही हो और इस देश की गरीबी को देख रही हो। गरीब देश के रईस लोग और उस रईस लोगों की सुविधाओं के लिए जो पूरा सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम में इस देश के 100 करोड़ लोग कतई नहीं मैटर करते हैं। और शायद ये देश के लिए सारी पॉलिसी, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो कोई भी आधुनिक और चकाचौंध वाला भारत हो, इस देश के 20-25 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए कुछ भी नहीं है।
बाकी लोग कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जिए, सरकार पर आश्रित रहें और उनका महत्व एक बराबर का चुनाव के वक्त वोट देने के तौर पर होगा और वहां भी वो वोट हम आपके अनुकूल कराने की परिस्थितियों को पैदा कर लेंगे, क्योंकि पेट भरना महत्वपूर्ण है, कुछ पैसे जेब में होने चाहिए। इन परिस्थितियों में अगर यह देश चल रहा है तो जरा कल्पना कीजिए, क्या वाकई ताली बजाई जा सकती है कि 15 लाख रुपए काला धन जो देश में आता वो मिलेगा और आने वाले वक्त में वो बढ़ते बढ़ते 25 लाख तक हो जाएगा। इस स्थिति में ये देश जी रहा है। कमाल की परिस्थिति है। और इन परिस्थितियों में देश में जो पॉलिसी हजारों करोड़ों की बनाई जाती है उसका पैसा कहां पर है। और इस देश में जो अपने तौर पर डेवलपमेंट शब्द निकल कर आता है, वो डेवलपमेंट शब्द दरअसल ब्लैक मनी के डेवलपमेंट को लेकर है, क्योंकि स्विस बैंक की अपनी रिपोर्ट हो, यूएनबीसी की रिपोर्ट हो या फिर एचएसबीसी की रिपोर्ट हो, लिचेनस्टाइन पेपर के बाद और विकीलीक्स के बाद ऑफशोर को लेकर जो दुनिया भर की रिपोर्ट्स है कि ऑफशोर में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा भारतीयों का ही लगा हुआ है। और कमाल की स्थिति है, इन सब के बीच भी कोई गुस्सा इस देश में नहीं है। खामोशी के साथ हम ये मानकर चलते हैं, अच्छा उसने टैक्स चोरी की है, ठीक है, उसने आर्थिक अपराध किया है, ईडी ने दबिश दे दी ना। यह इस देश के साथ विद्रोह की परिस्थितियां हैं। ये राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह की कैटेगरी में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।